वेलकम टू स्टडी ब्लॉग। स्टडी ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। आज हम टेंस को पढ़ने जा रहे हैं। ये पार्ट 1 है टेंस का। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है टेंस। टेंस को हिंदी में काल या समय भी कहते हैं। आइए जानते हैं कि टेंस क्या होता है, टेंस की परिभाषा क्या होती है। टेंस किसी कार्य के समय और इसकी पूर्णता या अपूर्णता का बोध कराता है। यानी कौन सा कार्य किस समय में हुआ है ये हमें कौन बताता है? टेंस बताता है। Tense shows the time of an action and its degree of completeness। तो टेंस किसी कार्य के समय और उसकी पूर्णता या अपूर्णता का बोध कराता है। यानी कोई भी कार्य पूर्ण हुआ है या नहीं हुआ है और किस समय में हुआ है ये हमें टेंस बताता है। शुरुआत करने से पहले आपको कुछ चीजों के बारे में पता होना चाहिए। जैसे वाक्य क्या होता है। वाक्य में 3 भाग होते हैं। वो कौन कौन से भाग होते हैं? तो सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, सिंगुलर प्लूरल का कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए। सेंटेंस के टाइप जैसे अफर्मेटिव यानी सिंपल सेंटेंस, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव नेगेटिव। मेन वर्ब के बारे में पता होना चाहिए। वर्ब की तीनों फॉर्म्स याद होनी चाहिए। और डब्ल्यूएच फैमिली कौन से वर्ड होते हैं जैसे कि हु, हाउ, एटसेट्रा। तो इनके बारे में अगर आपको मालूम है तो आपको टेंस पढ़ने में कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। और अगर इनके बारे में आपको मालूम नहीं है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं इनके ऊपर भी वीडियोस बना दूंगा। तो चलिए जानते हैं कि टेंस कितने प्रकार के होते हैं। तो टेंस 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो पहला होता है प्रेजेंट टेंस यानी वर्तमान काल, दूसरा होता है पास्ट टेंस यानी भूतकाल, और तीसरा होता है फ्यूचर टेंस यानी भविष्य काल। यानी समय को 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। वर्तमान समय, भूत समय यानी कि जो बीत चुका है, और भविष्य समय जो आने वाला समय है। तो टेंस कितने तरह के हो गए? तो टेंस 3 तरह के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। प्रत्येक के 4 भाग और होते हैं। तो वे कौन से होते हैं? तो पहला होता है इंडेफिनिट, दूसरा होता है कॉन्टिन्यूस, तीसरा होता है परफेक्ट और चौथा होता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। इसी तरह से पास्ट में भी पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। और फ्यूचर में भी फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। तो अब तक हमने पढ़ लिया कि टेंस क्या होते हैं, टेंस कितने प्रकार के होते हैं, और हर एक टेंस के 4 प्रकार और होते हैं। जो कौन से हैं? तो इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। इस वीडियो के अंदर हम प्रेजेंट इंडेफिनिट को पढ़ेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में सारी चीजें पढ़ेंगे। जितने भी टाइप्स के सेंटेंस हैं उन सभी को देखेंगे, उनके रूल्स को देखेंगे और एग्जांपल्स को देखेंगे। इसके बाद आपको बिल्कुल भी कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपका कंसेप्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट का बिल्कुल ही क्लियर हो जाएगा। अगली वीडियो में हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस को पढ़ेंगे, इसी तरह से प्रेजेंट परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस को। चलिए प्रेजेंट इंडेफिनिट को पढ़ना शुरू करते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ने से पहले हमारे को पर्सन चार्ट के बारे में पता होना चाहिए। ये पर्सन चार्ट क्या होता है? तो पर तो पर्सन चार्ट कुछ इस प्रकार का होता है। यानी कि पर्सन होते हैं उसमें फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। इसके बारे में आपने पढ़ा भी होगा। फर्स्ट पर्सन बोलने वाला, सेकंड पर्सन सुनने वाला, थर्ड पर्सन जिसके बारे में बात की जा रही हो, सिंगुलर और प्लूरल। इस चार्ट को अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट को शुरू करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं पर्सन चार्ट के ऊपर। तो ये हमारा पर्सन चार्ट, ये आपने पढ़ा भी होगा, देखा भी होगा और आप इसको जानते भी होंगे। पर्सन 3 तरह के होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन बोलने वाला, सेकंड पर्सन सुनने वाला और थर्ड पर्सन जिसके बारे में बात की जा रही हो। सिंगुलर और प्लूरल दोनों ही तरह के पर्सन हो सकते हैं। तो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर आई, फर्स्ट पर्सन प्लूरल वी, सेकंड पर्सन सिंगुलर यू, सेकंड पर्सन प्लूरल यू, थर्ड पर्सन सिंगुलर ही, शी, इट, दिस, दैट या फिर कोई एक नाम। थर्ड पर्सन प्लूरल दे,
दीज, दोज या फिर दो या दो से अधिक नाम। तो इसके अंदर केवल इतना ध्यान रखना है, क्योंकि आगे जो हम पढ़ने जा रहे हैं उसमें लगने वाली हेल्पिंग वर्ब इन्हीं पर्सन चार्ट के अकॉर्डिंग लगेंगी। तो इसका आप स्क्रीनशॉट भी खींच सकते हैं और इसको 1 से 2 बार आप पढ़ेंगे तो ये आराम से आपको याद हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को। इस टेंस में मुख्य क्रिया के साथ ता है, ती है, ते है का प्रयोग होता है, यानी कि वाक्य के अंत में क्या आता है, ता है, ती है, ते है। अगर किसी वाक्य के अंत में ये आ रहा है तो वो वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का होता है। इस प्रकार के वाक्यों में हमें व्यक्ति की पसंद, नापसंद, आदत, दिनचर्या और यूनिवर्सल ट्रूथ का भी पता चलता है। जैसे कि राम घूमता है, सीता नाचती है, लोग घूमते हैं, वो नहीं जाता, उसे आम पसंद है, सूर्य पूर्व से उगता है आदि। इन सभी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है, ता है, ठीक है, ये पसंद नापसंद, ये यूनिवर्सल ट्रूथ हो गया। तो इन सब के बारे में कौन बताता है हमारे को, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान क्या होती है, तो किसी के वाक्य के अंत में क्या आना चाहिए, ता है, ती है, ते है। और पसंद नापसंद की बात हो रही है, आदत की बात अगर होती है, दिनचर्या की बात होती है या फिर यूनिवर्सल ट्रूथ की बात होती है, तो वो सभी वाक्य जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के होते हैं। तो आप समझ गए होंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या होता है, इसकी पहचान कैसे करी जाती है और इस टेंस का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है। चलिए इसके पहले सेंटेंस की तरफ चलते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस या फिर सिंपल सेंटेंस। तो इसका जो रूल होता है, यानी नियम जो है, सब्जेक्ट प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में एस या ई एस और अंत में आता है ऑब्जेक्ट। अब ये एस और ई एस किसके साथ लगता है, अगर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो मुख्य क्रिया के साथ एस या ई एस का प्रयोग होगा, अदरवाइज नहीं होगा। एस ई एस किसके साथ लगेगा, तो थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ। थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ क्या यूज होगा, एस और ई एस। थर्ड पर्सन सिंगुलर हमारा क्या होता है, तो वो होता है ही, शी, इट, एनी सिंगल नेम, दिस या डैट, एटसेट्रा। जिसके अंदर सिंगुलर चीज आ रही है और वो थर्ड पर्सन से बिलोंग करता है, तो इसके मेन वर्ब के साथ आप एस या ई एस का इस्तेमाल करेंगे और किसी दूसरे सब्जेक्ट के साथ एस ई एस का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। देखते हैं कुछ उदाहरण को और फिर समझते हैं। जैसे पहला एग्जाम्पल है, राम घूमने जाता है, तो वाक्य के अंत में क्या है, ता है। इसका मतलब ये जो वाक्य है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है, प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस का है ये। तो राम जो है यहाँ पर वो क्या है, थर्ड पर्सन है। राम क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है। राम एक है यहाँ पर तो थर्ड पर्सन सिंगुलर है। तो थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ क्या लगेगा, एस और ई एस। यानी थर्ड पर्सन सिंगुलर अगर आ जाता है तो उसके मेन वर्ब में क्या लग जाएगा, एस और ई एस। तो गो के साथ क्या लग गया यहाँ पर, ई एस। अगला देखिए, मैं खेलता हूँ, तो आई जो होता है वो क्या होता है, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर। तो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर के साथ एस और ई एस का इस्तेमाल नहीं होगा, तो आई प्ले। अमन मेरे साथ रहता है, अमन क्या है यहाँ पर, ये एक नाम है। अमन एक क्या है, एक नाम है। तो ये भी क्या हो गया, थर्ड पर्सन सिंगुलर। तो थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ एस और ई एस लगेगा। तो ये देखो यहाँ पर इसकी मेन वर्ब के साथ एस का इस्तेमाल हुआ है। हम हंसते हैं, वी क्या है, फर्स्ट पर्सन प्लूरल। तो इसके साथ एस और ई एस का इस्तेमाल नहीं होगा, तो यहाँ पर नहीं किया गया है। रोहित खेलता है, रोहित क्या है यहाँ पर, रोहित फिर से क्या है यहाँ पर, थर्ड पर्सन सिंगुलर। तो क्या हो जाएगा, रोहित प्लेज। यहाँ पर क्या लग गया, एस और एस का इस्तेमाल हो गया। अगर यहाँ पर दो नाम होते जैसे राम और रोहित खेलते हैं, तो राम एंड रोहित प्ले। क्योंकि दो नाम हो जाते हैं तो क्या हो जाता वो, अगर दो नाम हो जाते हैं तो क्या हो जाता वो, थर्ड पर्सन प्लूरल। तो उसमें भी एस और एस का इस्तेमाल नहीं होगा। तो अफर्मेटिव सेंटेंस को बनाने का बहुत ही आसान तरीका है कि सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लेना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेनी है और एस और एस का इस्तेमाल करना है और अंत में ऑब्जेक्ट लगाना है। और एस और एस जो है वो केवल थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ ही इस्तेमाल किया जाएगा। तो ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए आगे देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस के लिए। अगला है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य। इसका नियम देखिए क्या होता है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट, इसमें डू या डज, उसके बाद क्योंकि ये नेगेटिव सेंटेंस है तो नॉट का इस्तेमाल होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और अंत में ऑब्जेक्ट। यानी रूल क्या बना, सब्जेक्ट प्लस में डू या डज, इन दोनों में से एक ही चीज लगेगी। उसके बाद नॉट क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है,
वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का ही इस्तेमाल होगा और अंत में ऑब्जेक्ट। अब डू या डज किसके साथ लगेगा देखिए वो भी। तो थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ, जो अफर्मेटिव में एस और ईएस का इस्तेमाल हो रहा था, तो वहीं पर थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ डज का इस्तेमाल होगा और बाकी सभी के साथ डू का इस्तेमाल होगा। यानी कि ही, शी, इट और जो एनी नेम है, ही, शी, इट और एनी नेम के साथ किसका इस्तेमाल होगा, तो डज का, और बाकी सभी के साथ डू का इस्तेमाल होगा। चलिए इसके भी कुछ उदाहरण को देखते हैं। जैसे पहला उदाहरण है, राम घूमने नहीं जाता है। तो देखिए वाक्य के अंत में अभी भी क्या आया है, ता है। ये इसका मतलब ये जो वाक्य है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। वाक्य में नहीं भी आया है तो इसका मतलब ये नेगेटिव सेंटेंस का है। तो राम घूमने नहीं जाता, यहाँ पर राम क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर, तो इसके साथ किसका इस्तेमाल हो गया, डज का। अंकल मुझे नहीं मिलते हैं, अंकल क्या है यहाँ पर, थर्ड पर्सन सिंगुलर, तो इनके साथ भी किसका इस्तेमाल हुआ है, डज का। वे लोग सपने नहीं देखते हैं, वे लोग मतलब एक से ज्यादा लोग हैं, इसका मतलब दे क्या होता है, थर्ड पर्सन प्लूरल, तो यहाँ पे डज का इस्तेमाल नहीं हुआ है बल्कि डू का इस्तेमाल हुआ है। मैं मंदिर नहीं जाता हूँ। अगला वाक्य क्या है, मैं मंदिर नहीं जाता हूँ, आई डू नॉट गो टू टेम्पल। तो आई क्या है यहाँ पर, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, तो इसके साथ किसका इस्तेमाल हुआ, डू का। तुम उन्हें नहीं जानते हो, यू डू नॉट नो देम, तो यू क्या है यहाँ पर, सेकंड पर्सन सिंगुलर, तो इसके साथ भी डू का इस्तेमाल हुआ है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि कितना आसान है नेगेटिव सेंटेंस को बनाना। इसके लिए आपको क्या याद रखना है, सब्जेक्ट प्लस में डू या फिर डज, इन दोनों में से एक ही हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल होगा। उसके बाद नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और अंत में ऑब्जेक्ट। बस डज किसके साथ इस्तेमाल होगा, तो थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ डज का इस्तेमाल होगा और बाकी सभी के साथ डू का ही इस्तेमाल किया जाएगा। तो यहाँ पर आपने अफर्मेटिव सेंटेंस यानी कि सिंपल सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस दोनों को ही अच्छे से समझ लिया है। दोनों के ही नियमों को आपने अच्छे से समझ लिया है। चलिए आगे देखते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस को। तो सेंटेंस का तीसरा टाइप होता है इंटेरोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य। इस सेंटेंस के अंदर वाक्य क्या से शुरू होता है, और यहाँ पर क्या के इंग्लिश व्हाट नहीं इस्तेमाल की जाती है। यहाँ पर क्या के लिए उसी सेंटेंस के हेल्पिंग वर्ब को इस्तेमाल किया जाता है। चलिए देखते हैं एक बार कि किस प्रकार। तो इसका जो रूल होता है वो होता है डू या डज पहले, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और अंत में ऑब्जेक्ट। और क्योंकि ये इंटेरोगेटिव है यानी कि प्रश्न पूछा जा रहा है इसके अंदर, तो इसके अंदर प्रश्नवाचक चिन्ह का भी इस्तेमाल किया जाएगा। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस का रूल क्या है, डू या डज पहले यानी हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगी, उसके बाद सब्जेक्ट होगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल होगा और अंत में ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। देखिए कुछ उदाहरण देखते हैं इसके। प्रश्नवाचक वाक्यों में हेल्पिंग वर्ब डू डज सब्जेक्ट से पहले आ जाते हैं, बस यही ध्यान रखना है इसके अंदर। और इसके अंदर जो वाक्य है वो क्या से शुरू होगा, लेकिन क्या की इंग्लिश बट नहीं होगी। उदाहरण देखते हैं, जैसे क्या मैं हंसता हूँ। तो देखिए यहाँ पर वाक्य जो है क्या से शुरू हो रहा है, लेकिन इसके लिए वर्ड का इस्तेमाल नहीं किया गया है। तो क्या मैं हंसता हूँ, तो सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, मैं यानी कि आई, तो आई के लिए क्या इस्तेमाल किया जाता है, डू, तो डू आई लाफ। और क्योंकि इसमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो अंत में क्वेश्चन मार्क। क्या वे लोग विद्यालय जाते हैं, तो वे लोग क्या हो गए यहाँ पर, दे के लिए किस हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल किया जाता है, तो वो है डू। हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट। क्या रमेश प्रतिदिन नहाता है, तो यहाँ पर रमेश क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर, रमेश क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर, तो इसके लिए किसका इस्तेमाल हो जाएगा, डज का। तो डज रमेश टेक अ बाथ डेली। क्या उसकी सहेली नाचती है, उसकी सहेली, यहाँ पर देखिए किसी एक की बात हो रही है। क्या उसकी सहेली, किसी की एक सहेली की बात हो रही है, तो इसका मतलब वो भी क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर, तो इसके लिए भी किसका इस्तेमाल होगा, डज का। तो डज हर फ्रेंड डांस। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस को समझने के लिए बहुत ही आसान इसका रूल है, डू या डज पहले आ जाएगा, यानी हेल्पिंग वर्ब जो है वो पहले आ जाएगी, उसके बाद सब्जेक्ट होगा, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, फिर ऑब्जेक्ट होगा और अंत में क्वेश्चन मार्क, क्योंकि इस वाक्य के अंदर प्रश्न पूछे जाएंगे। इस वाक्य की पहचान क्या है कि वाक्य जो है वो क्या से शुरू होगा, लेकिन क्या की इंग्लिश वर्ड नहीं होगी। इसी के बाद आता है इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक
नकारात्मक वाक्य या फिर नकारात्मक प्रश्नवाचक वाक्य। इसका मतलब इस सेंटेंस के अंदर भी वाक्य जो है वो क्या से शुरू होगा और इसी के साथ साथ इसमें नहीं एक वर्ड भी जुड़ा होगा, क्योंकि ये नेगेटिव सेंटेंस भी है। चलिए इसके नियम को देखते हैं। नियम बहुत आसान है इसका, क्योंकि वाक्य ये भी क्या से शुरू हो रहा है, तो डू या डज आएगा। डज किसके साथ आएगा, तो थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ, और बाकी सभी के साथ डू का इस्तेमाल किया जाएगा। उसके बाद सब्जेक्ट, और क्योंकि ये नेगेटिव सेंटेंस भी है तो इसके अंदर नॉट का इस्तेमाल भी होगा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और एंड में क्वेश्चन मार्क। डू या डज को आप इस तरह से भी लिख सकते हो, डजंट या फिर डोंट, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट और अंत में क्वेश्चन मार्क। तो ये नियम और ये नियम दोनों ही एक जैसे हैं। बोलचाल की भाषा में इस तरह के वर्ड का इस्तेमाल किया जाता है, डजंट, डोंट। तो आप इस तरह से भी इस सेंटेंस को बना सकते हो और इस तरह भी बना सकते हो। तो इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, इसके अंदर भी वाक्य जो है वो क्या से शुरू होगा, वाक्य के बीच में नहीं भी होगा, क्योंकि ये इंटरोगेटिव के साथ साथ नेगेटिव सेंटेंस भी है। इसका रूल क्या है, यानी इसका नियम क्या है, डू या डज पहले आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट और अंत में क्वेश्चन मार्क, या फिर डजंट या डोंट, उसके बाद सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट और अंत में क्वेश्चन मार्क। चलिए इसके कुछ उदाहरण को देखते हैं। तो जैसे पहला उदाहरण है, क्या राम घूमने नहीं जाता है। तो देखिए यहाँ पर भी वाक्य जो है वो क्या से शुरू हो रहा है और वाक्य के बीच में नहीं भी आ रहा है, और इसका मतलब ये जो वाक्य है वो इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है। और क्योंकि इस वाक्य के अंत में ता है, ती है, तो इसका मतलब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है। आप जितने अच्छे से वाक्य को पहचान पाएंगे ना, उतने ही अच्छे से आप इसके रूल को याद कर पाएंगे और उतनी ही जल्दी आप उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर पाएंगे। तो चलिए देखते हैं इसको। क्या राम घूमने नहीं जाता है। तो राम क्या है, यहाँ पर थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो इसके लिए किसका इस्तेमाल किया जाएगा, डज का। डज राम नॉट गो फॉर अ वॉक। क्या राम घूमने नहीं जाता है, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, डजंट राम गो फॉर अ वॉक। सेकंड देखिए, क्या पंकज तुम्हारे साथ नहीं पढ़ता। यहाँ पर पंकज जो है वो अगेन फिर से क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो इसके लिए भी किसका इस्तेमाल किया जाएगा, डज का। तो डज पंकज नॉट स्टडी विद यू, या फिर डजंट पंकज स्टडी विद यू। क्या तुम खेल नहीं खेलते। यहाँ पर तुम क्या है, सेकंड पर्सन सिंगुलर है, इसका मतलब यू, तो यू के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है, डू का। तो डू यू नॉट प्ले। कहीं भी अगर आपको दिक्कत हो रही है नियम को देखने में, उदाहरण को देखने में, तो आप वीडियो को पीछे करके देख सकते हैं या फिर वीडियो को दोबारा देख सकते हैं। 2 से 3 बार आप वीडियो को देखेंगे, आप इन सभी नियमों को आराम से याद कर पाएंगे। तो ये था इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। अब तक हमने अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस और इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, इन 4 तरह के सेंटेंस को कर लिया है। अब आएगा डब्ल्यूएच फैमिली सेंटेंस और उसके अंदर नेगेटिव सेंटेंस। तो चलिए उनको भी देख लेते हैं और उसके बाद हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट कंप्लीट हो जाएगा। तो अगला जो है हमारा वो है डब्ल्यूएच फैमिली वर्ड। इसका जो नियम है वो भी बहुत आसान है। सबसे पहले डब्ल्यूएच फैमिली का वर्ड आएगा, उसके बाद डू या डज, फिर सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। ये भी एक प्रकार के इंटेरोगेटिव सेंटेंस ही है, बस इसमें अंतर इतना होता है कि इसमें वाक्य क्या से शुरू नहीं होता है। तो इसके लिए क्या यूज किया जाएगा, तो डब्ल्यूएच फैमिली पहले, यानी डब्ल्यूएच फैमिली के जो वर्ड है वो पहले आ जाएंगे, डू डज उसके बाद आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट और फिर क्वेश्चन मार्क। प्रश्नवाचक वाक्यों में हेल्पिंग वर्ब यानी डू डज सब्जेक्ट से पहले आते हैं। अगर उसके अंदर डब्ल्यूएच फैमिली वर्ड आ गया, जैसे कि हु, व्हाई, व्हेन, व्हाट, व्हिच, अंटिल व्हेन, सिंस व्हेन, हाउ लॉन्ग, तो ये सारे अगर वर्ड आ जाते हैं उसके अंदर, तो ये वर्ड पहले आ जाएंगे और उसके बाद डू डज, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। आइए इसके भी कुछ उदाहरणों को देखते हैं और समझते हैं। जैसे देखिए पहला उदाहरण है इसमें, अमन तुम्हारे साथ क्यों रहता है। तो देखिए इसके अंदर बीच में पूछा गया है क्यों। सेंटेंस को देख के आपको सब्जेक्ट का पहचान करना बहुत अच्छे से आना चाहिए। अमन क्या है यहाँ पर, थर्ड पर्सन सिंगुलर, तो थर्ड पर्सन सिंगुलर के लिए किसका इस्तेमाल किया जाएगा, डज का। अब क्योंकि इसके अंदर एक वर्ड आया हुआ है क्यों, जो कि डब्ल्यूएच फैमिली का एक वर्ड है जिसकी इंग्लिश होती है वाई। तो डब्ल्यूएच फैमिली का अगर वर्ड आ गया तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, वाई, फिर डज, फिर सब्जेक्ट यानी अमन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट यानी कि अमन तुम्हारे साथ क्यों रहता है, वाई डज अमन लिव विद यू।
बहुत ही आसान है। देखिए आराम से आप रिलेट कर पा रहे होंगे कि सेम टू सेम इंटेरोगेटिव सेंटेंस का ही नियम है इसके अंदर। केवल अंतर इतना है कि यहाँ पर WH फैमिली वर्ड आने से WH फैमिली के जो वर्ड हैं वो इंग्लिश में आगे आ जाएंगे और बाकी सेम सेंटेंस एज इट इज पीछे की ओर चला जाएगा। आइए दूसरा देखते हैं, वे बच्चे तुम्हारे साथ कब से रहते हैं। यहाँ पर एक और वर्ड आया कब। कब का मतलब क्या होता है? व्हेन, यानी कि सिंस व्हेन डू दे चिल्ड्रन लिव विद यू। ये WH फैमिली वर्ड आया पहले, उसके बाद डू या डज, क्योंकि दे है तो दे के लिए डू का ही इस्तेमाल किया जाएगा। फिर सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और अंत में ऑब्जेक्ट, और क्योंकि क्वेश्चन पूछा गया है तो क्वेश्चन मार्क। और देखिए आगे, हम कब तक साथ खेलते हैं। until when, यानी कब तक को इंग्लिश में क्या कहते हैं? until when do we play together। आप मंदिर क्यों जाते हो? why do you go to temple। बहुत आसान है, यहाँ पर देख रहे होगे आप, सब्जेक्ट हमारा यू है, इसके लिए डू का इस्तेमाल किया जाता है, और क्योंकि WH फैमिली वर्ड आया हुआ है तो WH फैमिली वर्ड पहले आ जाएगा। बच्चे विद्यालय कब जाते हैं? When do the children go to school। बहुत ही आसान भाषा में बहुत ही आसानी से आप इनको याद कर सकते हो, बिल्कुल भी टफ नहीं है। थोड़ा सा पेशेंस चाहिए, समझ चाहिए, और बिल्कुल टाइम निकाल करके आप इसको पढ़ें। आराम से पढ़ेंगे, आप वीडियो को 1 से 2 बार रिपीट करेंगे, आपको ये आराम से समझ में आ जाएंगे। आइए WH फैमिली के नेगेटिव सेंटेंस को भी देखते हैं। तो आगे है WH फैमिली नेगेटिव वर्ड। इसका मतलब WH फैमिली नेगेटिव वर्ड या WH फैमिली नेगेटिव सेंटेंस, यानी वाक्य जो है वो बिल्कुल सेम टू सेम WH फैमिली वाला होगा, बट इसमें इस बार नेगेटिव एक यानी कि नहीं जो है इस्तेमाल किया जाएगा। तो इसका जो नियम है वो भी बिल्कुल सेम है, बस सब्जेक्ट के बाद क्या आ जाएगा? नॉट। तो WH फैमिली प्लस में डू या डज फिर सब्जेक्ट, क्योंकि इसमें नेगेटिव वर्ड भी होंगे तो क्या लग जाएगा? नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और अंत में ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। आइए इसके भी उदाहरण को देखते हैं। तो पंकज तुम्हारे साथ क्यों नहीं पढ़ता। तो देख रहे होगे यहाँ पर क्यों आया हुआ है, इसका मतलब ये WH फैमिली वर्ड है, और नहीं भी आया है तो इसका मतलब WH फैमिली नेगेटिव वर्ड है। तो चलिए इसको ट्रांसलेट करते हैं नियम के अनुसार। तो नियम क्या कहता है? सबसे पहले आएगा WH फैमिली वर्ड, तो क्यों को इंग्लिश में क्या कहते हैं? वाई। पंकज जो है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो इसके लिए डज का इस्तेमाल किया जाएगा। उसके बाद सब्जेक्ट यानी हमारा पंकज, फिर क्योंकि नेगेटिव वर्ड भी है तो नॉट का इस्तेमाल होगा, और उसके बाद हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी स्टडी विद यू, यानी पंकज तुम्हारे साथ क्यों नहीं पढ़ता। वाई डज पंकज नॉट स्टडी विद यू, या फिर वाई डजंट पंकज स्टडी विद यू। तुम कौन सा खेल नहीं खेलते। देखिए यहाँ पर फिर से WH फैमिली एक वर्ड आया है कौन सा, तो कौन सा को कहते हैं हम विच। तो विच गेम डू यू नॉट प्ले। कौन सा खेल जो है वो यहाँ पर हमारा प्रश्न है, तो विच गेम डू यू नॉट प्ले। मम्मी उसे क्यों नहीं डांटती। वाई डज मॉम नॉट कॉल्ड हिम या हर। अगर लड़का है तो हिम, लड़की है तो हर। तो बहुत आसान भाषा में आप इन सभी नियमों को याद कर सकते हैं। तो यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है खत्म। प्रेजेंट इंडेफिनिट्स के 6 टाइप्स ऑफ सेंटेंस को हमने पढ़ा, जिसके अंदर हमने उनके नियम को जाना, उनके उदाहरण को जाना, और कैसे उनको पहचाने इसको भी जाना। आपको अगर कंफ्यूजन हो कहीं भी कोई दिक्कत आ रही है, आप वीडियो को दोबारा से रिवाइंड करें, 1 से 2 बार प्ले करके उसको देखें, आपको आसान भाषा में बिल्कुल समझ में आ जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर ले, ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।